नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम धोखेबाज है चीन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, लेकिन चीन के कपट पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की सभी दर्शकों से अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि यह देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है। और इसीलिए सही वक्त पर कोरोना की जांच कराएं और जांच में कोरोना पाए जाने पर सही तरीके से इलाज भी करवाएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंसक झड़प भी हो चुकी है। हालांकि 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिकों में कोई भी झड़प नहीं हुई, लेकिन एलएसी पर हुई सैन्य और राजनयिक स्तर की कई बार बातचीत भी हो चुकी है। और सहमति बनने के बाद धोखेबाज चीन विवादित जगह से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि अपनी बात से ही पीछे हट रहा है। और इसी का नतीजा है कि तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने के लिए रविवार को भारतीय और चीनी सेना के शीर्ष कमांडरों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। तकरीबन 11 घंटे तक बातचीत चली और इस बैठक में भी भारत ने पैंगोंग त्सो समेत टकराव वाले सभी क्षेत्रों से चीनी सैनिकों को पूरी तरह से हटाने का दबाव बनाया और 5 मई से पहले वाली स्थिति की बहाली पर जोर दिया। दरअसल 5 मई को दोनों तरफ से सैनिकों के बीच पैंगोंग त्सो में ही संघर्ष शुरू हुआ था और टकराव को कम करने के लिए कोर कमांडर स्तर की पिछली वार्ता 14 जुलाई को भी 15 घंटे तक हुई थी। तब भी शांति बहाली के लिए सीमा से जुड़े हुए उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया था जिन पर सहमति बनी है, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन को फिंगर 4 से भी और फिंगर 8 के बीच से अपने सैनिकों को हटाना ही होगा। हालांकि पिछली वार्ता के बाद चीनी सेना गलवान घाटी और टकराव वाले कुछ क्षेत्रों से पीछे जरूर हटी थी, लेकिन एक बार फिर से वहां पर सैनिकों को बढ़ाया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो सीमा पर विवाद है, जो तनाव है, वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर सामान्य स्थिति है, लेकिन कई जगहों से चीन की जो सेना है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर के लगातार बातचीत भी जारी है। 5वें दौर की अब सैन्य वार्ता हुई है। इससे पहले भी 14 जुलाई को बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक चीन पूरी तरह से अपने सैनिकों को नहीं हटा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, चीन ने काशगर एयरफोर्स स्टेशन पर बमों की वर्षा करने वाले फाइटर जेट जो है वो तैनात कर दिए हैं और सभी हथियार परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यानी कि कहीं ना कहीं चीन की तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आ रही हैं या फिर जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, उनसे ये साफ हो रहा है कि चीन जो बातों बातों में शांति की बातें करता है वो सिर्फ बातें हैं और वास्तविक जो स्थिति है वो उससे बिल्कुल अलग है। हालांकि अगर बात की जाए नेपाल की तरफ से, क्योंकि नेपाल की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही थी उसी को देखते हुए लिपुलेख से लगती हुई सीमा पर भी पाला में सैन्य छावनी में करीब 1000 सैनिकों की तैनाती चीन की तरफ से कर दी गई है। तो चीन की तरफ से लगातार भारत की सीमाओं पर घेराबंदी की जा रही है, सेना को बढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा जो एयरफोर्स स्टेशन हैं वहां पर भी तैनाती की जा रही है ऐसे फाइटर जेट्स की जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। चलिए इस खबर पर चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे साथ आनंद त्रिपाठी विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं, और डॉक्टर संजय राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी आनंद त्रिपाठी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
आ रही आवाज आ रही है आपकी जी जी आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके से लगातार जो चीन की तरफ से हरकतें की जा रही हैं उससे क्या कुछ लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अब 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें भी भारत की तरफ से वही बात कही गई है जो अब से पहले 4 बार जो बैठक हुई थी उसमें कही गई थी। हालांकि कई जगहों पर देखा गया है कि चीन ने अपने सैनिकों को पीछे जरूर हटाया है, लेकिन कुछ जगहों पर अड़ा हुआ है, जैसे कि फिंगर 4 और फिंगर 8 पर अभी भी चीन के सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये स्थिति बनी हुई है। जी लेकिन ये भी मानिए, ये सच है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में या बातचीत का जब दौर चलता है तो सब कुछ इतनी जल्दी आसानी से नहीं होता है। जी चीजें बिगड़ती जितनी आसानी से है या जल्दी है, उनको वापस पटरी पर लाने में समय लगता है। और उसी के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि 5वें दौर की बातचीत हुई है, जी इसमें भारत ने अपनी स्थिति एकदम से स्पष्ट की है। जी और भारतीय वार्ता दल ने ये कहा है चीनी वार्ता दल से कि अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है, आपको पीछे जाना ही होगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि झील के का जो मसला है जी उसमें फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच भारत चीन की जो सेनाएं आई हैं उस पर भारत को ऐतराज है। और ये स्पष्ट रूप से जनरल हरिंदर सिंह ने ये बताया है, कहा है कि आपको पीछे अपनी स्थिति पर लौटना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और चीन का पक्ष भी इस बात के लिए लगभग सहमत है कि उसे पीछे जाना होगा जी और यही एक रास्ता है। जी तो थोड़ा समय लग रहा है और स्थितियां वही होंगी जो भारत चाहता है। और भारतीय वार्ताकार इस बात के लिए बड़े सक्षम लोग हैं, वो इस बात पे आगे बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर संजय जी, क्या कुछ लगता है आपको जिस तरीके से जो राजनीतिक दल अब लगातार विरोध कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार का, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी दबाव में है और चीन को सख्त जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्या है वास्तविक हकीकत? देखिए, चूंकि जो देश की जो सामरिक नीति होती है जी वो तो देश के रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको तो डिस्क्लोज वो नहीं करेंगे। जी ठीक है, विपक्षी पार्टियां दबाव बना सकती है, लेकिन हर देश का एक अपना सेक्रेसी होता है और उस सामरिक नीति को स्पष्ट नहीं करते। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा जी कि जब 5-5 बार मिलिट्री लेवल पर मीटिंग हुई, जी कुछ भारत के क्षेत्र में, कुछ चाइना के क्षेत्र में, उसके बाद भी जो पैंगोंग का इलाका है, देवसोंग का इलाका है, वहां पर वो अपने सैनिकों को चीन पीछे नहीं कर रहा है। जी और दूसरी तरफ जो अपने उनके एयरबेस हैं, जी जी उस एयरबेस पर वो फाइटर प्लेन को तैनात कर रहे हैं। बिल्कुल कैसे उस फाइटर प्लेन की मदद से परमाणु बॉम्बर को ले जाया जाएगा, जी इसको ये कर रहे हैं। अब कुछ एयरबेस जो उनके हैं जी वो मात्र 600 किलोमीटर का है और जी जो उनके पास जो फाइटर प्लेन है वो 6000 किलोमीटर तक का वो बिल्कुल परमाणु बॉम्बर से मार कर सकते हैं। बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं जो चीन की धूर्तता इसको कहेंगे, जी तो ये जो कनिंगनेस उसका है कि एक तरफ हमारी मिलिट्री दौर में बातें चल रही है और दूसरी तरफ आप अपने फाइटर प्लेन, परमाणु बॉम्बर को तैनात करके एक तरह से भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं जी कि हम हर तरह से आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जब यहाँ पर जब लैंड टू लैंड जब दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग कर रही थी, तो इस तरह से आप एयर बेस को अपडेट करके क्या भारत को मैसेज करना चाहते हैं? जी और दूसरी बात कि फिंगर 4 और फिंगर 8 तो भाई पहले से भी जो पेट्रोलिंग होती थी तो भारत की सेना तो फिंगर 8 तक जाते रही है। अब आप फिंगर 4 पर ही उनको रोक दे रहे हैं जी कि आप उधर नहीं जा सकते पेट्रोलिंग के लिए। तो अब देखते हैं आने वाले समय में भारत की सामरिक नीति कैसे होगी और एक अंतरराष्ट्रीय दबाव का असर क्या चीन पर होगा। जी आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके से डॉक्टर संजय जी ने बताया है और साफ तौर पर जिस तरीके से
जो चीन के जो एयरबेस हैं, जो एयर स्टेशन है, वहां पर जिस तरीके से फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है, तो क्या चीन फिर से किसी छल की तैयारी कर रहा है? क्या चीन वास्तव में युद्ध चाहता है, जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं, या फिर जब भारत अपनी शक्ति दिखाता है तो सिर्फ शांति की बातें की जाती? नहीं, देखिए ऐसा है ना, चीन कोई हमारा फ्रेंडली नेशन तो है नहीं जी। चीन से हमारी एक टैक्टिकल रिलेशंस रहे हैं, बाकी फ्रेंडली नेशन तो है नहीं जी। तो वो अब इस गलवान घाटी में जो कुछ हुआ घटा 15 जून या उसके पहले से जी जी। उसका नतीजा ये है कि चीन भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में है जी। इसमें कोई संदेह नहीं है जी। लेकिन भारतीय काउंटर पार्ट उसका काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं। जैसे कि चीन ने अपने यहाँ परमाणु बम ले जाने वाले विमान तैनात कर दिए हैं लगभग 600 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा से। जी जी जी। उसका ये एक इस तरह के कार्य हैं जो कि ये दिखाने के लिए है कि हम आपके दबाव में नहीं है जी। लेकिन ये निश्चित मानिए ये दुनिया को दिखाने के लिए और जनता को दिखाने के लिए होते हैं जी। जब भारतीय वार्ताकार और चीनी वार्ताकार टेबल पे बैठते हैं ना जी। तो वहां इन चीजों का कोई खास मतलब नहीं होता है जी। वहां एक्चुअल उन बातों पर गौर किया जाती है, बातचीत की जाती है जिस पर कि आप अंदर से क्या सोचते हैं जी। ये वहां ये चीजें काम नहीं चलती कि आपने कौन से विमान कहाँ स्थापित कर रखे हैं, क्या कर रहे हैं जी। वो वार्ताकार इन बातों से नहीं घबराते हैं और जी। ना उनको घबराना चाहिए। वो अपनी बात रखते हैं और इस भारतीय वार्ता दल को किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी जब वो रविवार को बात कर रहे थे। उनको पता है कि इस तरह सभी देश आपस में इस तरह से काम करते हैं। भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है तो क्या चीन के लोग डर जाएंगे इस बात से? जी जी या भारत के लोग डर जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय वार्ता दल आपस में बात करते हैं तो उनके बात करने का तौर तरीका अलग होता है, अंदाज अलग होता है और मेरा निश्चित मानना है कि चीन एक फेस सेविंग स्कीम को ढूंढ रहा है। जो बात बिगड़ गई है उसमें चीन अपनी फेस सेव करते हुए पीछे कैसे जाए ये तरीका वो ढूंढ रहा है। उसके लिए उसे वो समय की फिराक में है कि किस समय ले तो कोई रास्ता निकल आए और बस वो यही चीजें चल रही हैं। आप निश्चित मानिए विंटर के सीजन आते आते ये सारे मसले निश्चित तौर पर एक परिणति तक पहुंचेंगे। जी डॉक्टर संजय जी, क्या कुछ लगता है, क्योंकि जिस तरीके से 5वें दौर की बातचीत हुई है, पहले दौर में भी वही बातचीत हुई थी कि 5 मई से पहले की स्थिति में सेना को वापस लौटना ही होगा, और आज भी 5वें दौर की जब बातचीत हुई तब भी यही बात कही जा रही है। अगर 5 बार बातचीत के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बीच बीच में ऐसा भी देखने को मिला, एक बार चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाया, फिर वापस से वहीं ला करके खड़ा कर दिया, और बल्कि बड़ी संख्या में ला करके खड़ा कर दिया। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार भारत के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे पक्ष के हैं, उनकी तरफ से भी लगातार ये कहा गया है कि लगातार चीन धोखेबाजी की राजनीति करता है और धोखेबाजी करता है, तो ऐसे में चीन से सावधान होने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, उनसे अभी तक क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है? नहीं, देखिए वो तो दोनों चीजें चलती हैं जी। वो सामरिक स्तर पर भी वो बातें चलते रहती हैं और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातें चलते रहती हैं जी। तो जिस तरह से चीनी सेना घुसी है जी, और जो एलएसी के बीच में जो बफर जोन होता है जी, तो वो बफर जोन में काफी जमीन होती है, तो उस बफर जोन में ही वो थोड़ा सा पीछे हटा है। जी। लेकिन जहां तक पेंगोंग की झील की बात करते हैं, जी, देवसोम की बात करते हैं, वहां तो वो अपनी सेना की तैनाती और बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शनेबल है कि जो भारत जो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था तो उसकी सेना वो फिंगर 4 पर ही रोक रहा है। जी। तो भारत को तो कोई ना कोई एक निर्णायक स्थिति में जाना होगा। जी। और भारत ने ऐसा नहीं है कि चीन को सबक नहीं सिखाया है। जी। अगर 62 में हम लोग थोड़ा चीन से ये किए तो 1967 में हम लोगों ने चीन को सबक सिखाया है। दलाई लामा को हमने पूरी मजबूती दी है। जी। आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे जी, तो जो वहां स्थिति हुई थी डोकलाम में, कैसे भारतीय सेना ने उनको जवाब दिया था। जी। तो ये चीनी जो है वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी।
और उस स्तर पर देश के जो रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, एक उस स्तर पर उनको बात करनी होगी। क्योंकि आप देखे होंगे कि पहले भी जब उस स्तर पर बात होती है तभी उनके मिलिट्री में थोड़ा बहुत चेंजेज आता है, या जो वो घुसपैठ करते हैं तब वो विड्रॉ करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब ये यहाँ पर जब दोनों के बीच में चल रहा था जी गलवान घाटी में, जी जी तो आप देखे होंगे कि भारतीय सेना जो शहीद हो रहे थे, जी भारतीय लोगों ने कहा कि हाँ ये हमारे शहीद सैनिक हैं। जी लेकिन चीन जो थे वो वहां के मिलिट्री ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे सैनिक ही नहीं है। जी बाद में उनको कहा गया कि इनको दफनाने या इनके परिजनों को सौंपने में भी एक हिचकिचाहट हुई। जी। तो आखिर ये जो चीन क्या साबित करना चाहता है कि हमने भारत के ऊपर अटैक करके भारत को कमजोर किया है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी तो उस स्थिति में जो चीन की जो कनिंगनेस, फिर मैं दोहरा रहा हूं जी जी कि वो एक बार वो एक कदम आगे बढ़ के बात करता है, जी शांति की बात करता है, जी और दूसरी तरफ वो एक घुसपैठ करता है तो विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। जी और जहां तक विंटर सीजन की बात है, जी ये सही बात है कि विंटर सीजन में भारतीय सैनिक ज्यादा एडेप्टेबल हैं वहां लड़ाई लड़ने जी में, वहां तैनात होने में चीनी सेना के मजदूर, जी जी क्योंकि चीनी सेना को उसके कोई अनुभव नहीं है। जी तो इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि अपने जो उनके एयर स्पेस है जी उस पर वो फाइटर प्लेन को तैनात कर रहे हैं, बॉम्बर को तैनात कर करके भारत पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि अगर लैंड टू लैंड फाइट में अगर भारतीय सेना हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो हम जाएंगे एयर स्पेस के फाइट में, हम अपना बॉम्बर वहां गिराएंगे। जी देखना होगा कि हम लोग वार्ता तो करते रहेंगे, जी जी लेकिन सतर्क भी रहना होगा। जी बिल्कुल आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके से लगातार चीन दबाव बनाने की कोशिश भारत पर कर रहा है, हालांकि भारत की तरफ से भी लगातार सतर्कता बरती जा रही है, सैनिकों को मुस्तैद किया जा रहा है और राफेल की भी अब तो तैनाती हो गई है। तो ऐसे में भारत को क्या कुछ करना चाहिए? क्या जिस तरीके से चीन ने भारतीय क्षेत्रों पर अपना जो अधिकार जताया है, क्या इसी तरीके से भारतीय सैनिकों को भी चीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि चीन पर सही तरीके से दबाव बनाया जा सके और चीन को पीछे हटाने के लिए कहा जा सके कि तुम पहले हटो तो हम भी हट जाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय तौर पर हमारी नीति ऐसी नहीं है जी कि हम कहीं इस तरह की उकसाने वाली कार्रवाई करें। जी जहां तक भारत के सामने ऑप्शन की बात है, तो भारत को तीनों स्तर पर ऑप्शन है भारत के पास। राजनीतिक वार्ता है, सैन्य वार्ता है और कूटनैतिक क्षेत्र है, जी सैन्य तैयारियां हैं। ठीक है जी तो भारत अभी ये जो सैन्य स्तर पर जो वार्ता चल रही है, जी इसमें कुछ कंक्रीट जब निकलता है तो राजनीतिक स्तर पर वार्ता में उस पर सहमति असहमति की स्थिति बनती है जी और वही होगा। जैसे कुछ चरण सैन्य वार्ताओं के बाद भारत के एनएसए और उनके यहाँ के विदेश सचिव और उससे आगे विदेश मंत्रालय के स्तर पर बातचीत हुई, तो एक सहमति बनी और उस पर कुछ काम भी हुआ। उसके बाद की जो वार्ताएं, सैन्य वार्ताएं हैं, उनमें से कुछ कॉन्क्रीट निकालेंगे, उसके बाद राजनीतिक स्तर पर उस पर सहमति बनेगी। ये भारत के पास ऑप्शंस हैं और भारतीय से एक सेना अपनी तैयारी रखते हुए है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। जी पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारतीय सेना टैक्टिकली लद्दाख और इस तरफ स्थितियों में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर चुकी है और चाहे वो आर्मी हो, चाहे वायुसेना हो या थल सेना हो, चीन से निपटने के लिए उसमें किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी स्तर पर मजबूत ही पड़ेंगे। वर्तमान भारतीय सेना की वो स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि सैन्य बल के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय राजनीतिक जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात को राजनीतिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके कंटा लेंगे। थोड़ा सा समय की बात है, वो लग रहा है और देश को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इस तरह की जो भी चर्चाएं, बातचीत या परिणाम निकलेंगे उसमें थोड़ा समय लगेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देश को, देश के जो इस वक्त सुरक्षित हाथों में है ऐसा मानना चाहिए। और कोई भी सरकार हो,
वो देश के हितों से समझौता नहीं करती है जी। और अंत तक अपना प्रयास जारी रखती है। और ये सरकार तो एक्टिवली आगे बढ़ करके दुनिया में इसने अपने आप को प्रस्तुत किया है भारत के हितों की रक्षा करने वाले एक सरकार के तौर पर। एग्रेसिव कूटनीति रही है, एग्रेसिव विदेश नीति रही है। इसलिए हमें निश्चित रहना चाहिए कि इस बातचीत का परिणाम सकारात्मक निकलेगा और भारत के पक्ष में निकलेगा। जी। थोड़ा समय लग रहा है, ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी डॉक्टर संजय जी, क्या कुछ लगता है आपको जिस तरीके से भारत की तरफ से कहीं ना कहीं एक माहौल शांति का बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भी अब तक देखने को मिली है, जो भी तस्वीरें, उसमें ये साफ है कि भारत की तरफ से अभी तक बातचीत से ही यहाँ पर समझौता करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अभी तक बात जिस तरीके से नहीं बन रही है, तो ऐसे में क्या कुछ अब भारत के सामने विकल्प हैं या अभी भी बातचीत का दौर जारी रहना चाहिए? कि बातचीत का दौर तो आपको जारी रखना होगा जी क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं है। जी रह गई बात कि यह 2020 का भारत है, जी जिनकी भी सत्ता हो, जिनकी भी सरकार हो, लेकिन आज वो जो चीन सोच रहा है कि 1962 का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। जी चाहे वो थल स्तर पर, वायु स्तर पर, जल स्तर पर, जिस स्तर पर भी अगर चाइना चाहेगा भारत को दबाना, तो आज भारत दबने की स्थिति में नहीं है। जी तो भारत तो कोशिश करेगा कि वार्ता का दौर चले और हम और तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से उनसे बात करें कि भाई आप जिस पोजीशन में थे आप वहां पर रहे, हम जिस पोजीशन में हैं हमें वहां रहने दें, हमारी पेट्रोलिंग जहां तक जाती थी उसमें आप बाधक नहीं बने। अगर कोई दबाव नहीं होता भारत का, तो वो क्षेत्रों से जो चीनी सैनिक थे वो पीछे नहीं हटते। जी लेकिन वह जो चाइना है वो साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। जी आप देखे होंगे अरुणाचल वही किया, तो चैमूर में भी यही गेम खेला था। तो जब भारतीय जो है वो लड़ने के लिए तैयार है, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ भी वो मनोवैज्ञानिक ही खेल खेलना चाहता है। जी वो फाइटर प्लेन की तैनाती कर करके, सैनिकों की संख्या बढ़ा करके, जो उनके शिविर है उनमें और अधिक मजबूती दे करके, छोटे छोटे शिविर कई और उन्होंने बनाया है। ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जी। कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। जी जी लेकिन भारत, मैं नहीं समझता हूं कि इससे जरा भी कम पर कंप्रोमाइज करेगा कि जहां पहले की स्थिति थी, पूर्व की जो स्थिति थी, पूर्व की स्थिति में ही आपके सैनिक जाए। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, जी। महीना 2 महीने का वक्त लग सकता है। जो चाइनीज डिप्लोमेट्स हैं उनसे भारत के लोगों की वार्ता में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अंततः चाइना को लौटना पड़ेगा और जी। भारत एक कदम भी आज 2020 में झुकने की स्थिति में नहीं है। जी आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है, समझौता बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन की सेना पीछे क्यों नहीं हट रही है? देखिए, चीन इस मुद्दे को थोड़े समय तक उलझाए रखना चाहता है। जी उसकी रणनीति हमेशा से यही रही है, लेकिन इस बार वो असफल होंगे अपनी उस सोच में कि वो 4 कदम आगे जा करके 2 कदम के हट जाएं, तो भी अंततः 2 कदम के फायदे में रहेंगे। ये जो रणनीति रही है भारत के साथ चीन की, ये बहुत दिनों से रही है। जी लेकिन अब उसका एक नए भारत से सामना है, जी जो भारत बहुत दृढ़ता के साथ चीन से कहेगा कि आप 4 कदम पीछे आए हैं, आगे आए हैं, आप 6 कदम के जाइए। जी तो ऐसे निश्चित मानिए भारत ने पहले इस तरह का जवाब कभी चीन के साथ नहीं दिया है। आप ये मानिए कि 2013 में, 2008 में, 2005 में, 1995 में कई बार चीन ने इस तरह की घुसपैठ की और कभी भी उसे इतने बड़े प्रतिरोध का भारत की तरफ से सामना नहीं करना पड़ा। तो चीन उसी मुगलाते में रहा इस बार भी और उसने यही गलती फिर से दोहराई है। लेकिन निश्चित मानिए कि इस बार चीन को कि वो रणनीति काम नहीं करेगी कि 4 कदम आगे आकर के 2 कदम पीछे जाकर 2 कदम के फायदे पर डट जाना। इस तरह से अब चीन का काम
नहीं चलने वाला है। भारत उसका बहुत कड़ाई से प्रतिरोध कर रहा है और उतनी ही मजबूती से खड़ा है, ये चीनी वार्ता दलों को लगातार समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि चीन के विदेश मंत्री ने अपने से कैडर में छोटे भारत के एनएसए से बात की जी। ये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के दौर में, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की स्थितियों में, कूटनीतिक स्थितियों में बहुत बड़ी बात है। चीन का विदेश मंत्री अपने से कैडर में छोटे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत कर रहा है और उस पर राजनीतिक वार्ताओं में सहमत हो रहा है जी। उसकी बात सुन रहा है, उसकी बात मान रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है जो भारतीय शक्ति को दर्शाती है। चीन को अंदाजा है कि भारत कितनी मजबूती के साथ अब उसके सामने है लेकिन ये निश्चित मानिए कि हम ये सोचे कि चीन इन सारी बातों से एकदम से डरेगा और पीछे हट जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो उसने हरकतें की हैं वो उसको बनाए रखने की कोशिश में है। बिल्कुल आनंद त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की और तमाम अहम बिंदुओं पर आपने जो जानकारी दर्शकों को दी, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत कहीं ना कहीं फिलहाल मजबूत स्थिति में है, लेकिन चीन धोखेबाज ही है, कभी भी धोखा कर सकता है। लेकिन इस बार उसका मुकाबला एक मजबूत भारत के साथ है और उसको पीछे हटना ही पड़ेगा। लेकिन चीन की धोखेबाजी से हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। ये तमाम भारत के बड़े राजनीतिक जो नेता हैं वो भी कह चुके हैं और तमाम तरीके से, जिस तरीके से जो संकेत मिल रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि चीन धोखा करने की कहीं ना कहीं एक बार फिर से तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत इस वक्त मजबूत स्थिति में है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।